बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 20 मुलाहिज़ा फरमाएं। यही समझ लो, तारक कहते हुए अचानक ही नीलम पर झपट पड़ा। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर तारक पर जैसे जुनून सा तारी हो चुका था। वो नीलम का लिबास नोच रहा था। नीलम ने उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की। तारक का हाथ उसके गिरेबान पर था। एक जोरदार झटका लगने से नीलम की कमीज सामने से फट गई और फिर दूसरे लम्हे नीलम का एक कंधा भी बरहना हो गया। नीलम अपने आप को बचाने की जिद्दोजहद कर रही थी। उसने तारक का मुंह नोच लिया। उसके तेज नाखूनों ने तारक के चेहरे पर कई खराशें डाल दी, जिनसे खून रिसने लगा। अपने आप को बचाने की कोशिश में नीलम के मुंह से हल्की सी चीखें भी निकल रही थी। इस वक्त उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी कि शायद तारक का दिमाग खराब हो गया था। दिल्ली से रवाना होने के बाद ऐसे कई मौके आए थे जब तारक अगर चाहता तो नहायत आसानी से अपनी हवस की प्यास बुझा सकता था। 2-3 मौके तो ऐसे भी आए थे कि वो एक ही कमरे में सोए थे, लेकिन तारक ने कभी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन इस वक्त तो शायद तारक का दिमाग ही खराब हो गया था और फिर यकायक तारक ने उसे छोड़ दिया। नीलम ने जीप से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तारक ने उसे पकड़ दिया। आराम से बैठी रहो, हम आगे चल रहे हैं। तारक का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। नीलम ने एक बार फिर चौंक कर उसकी तरफ देखा। तारक का अंदाज ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये क्या हरकत थी? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। नीलम ने उसे घूरा और फटी हुई कमीज समेटकर अपनी बरनगी छुपाने की कोशिश करने लगी। ये बहुत जरूरी था। तारक चेहरे पर खराशों से रिश्ता हुआ खून पूंछते हुए बोला, मैंने जो स्कीम सोची है उसके लिए ये बहुत जरूरी था। मेरे कहने पर तुम अपने कपड़े तो फाड़ देती, मगर ये सब कुछ ना होता। उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। स्कीम? कैसी स्कीम? नीलम ने उसे घूरा। तारक चलने में खामोश रहा, फिर उसे अपनी स्कीम समझाने लगा। नीलम के होंठों पर बेइख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जीप के पिछले हिस्से में एक रस्सी पड़ी हुई थी। तारक ने वो रस्सी उठा ली और नीलम के दोनों हाथ डैशबोर्ड के साथ लगे हुए एक पाइप के साथ बांध दिए। 1 इंच कतर का ये पाइप न जाने किस मकसद से लगाया गया था, लेकिन इस वक्त तारक के काम आ गया था। नीलम सीट पर अकड़ों बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ पाइप से बंधे हुए थे। उसका सीना और कंधा बरहना हो रहा था, लेकिन तारक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा होकर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। चेक पोस्ट की रोशनियां दूरी से नजर आ रही थी। तारक ने जीप की रफ्तार कम कर दी। ये आर्जी चेक पोस्ट थी। सड़क के किनारे 2 खैमे लगे हुए थे। एक आहनी जंजीर लगाकर सड़क बंद कर दी गई थी। 2 भारतीय फौजी सब मशीन गन संभाले बैरियर के करीब खड़े थे। बैरियर से जरा हटकर एक मशीन गन नस्ब थी। उस पर भी एक चाको चौबंद फौजी बैठा हुआ था। इस चेक पोस्ट पर रोशनी के लिए एक पोर्टेबल जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके चलने की आवाज खामोश फजा में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। तारक ने बैरियर के करीब जीप रोक ली। एक फौजी जीप के करीब आ गया। उसके एक हाथ में सब मशीन गन थी। वो जीप की सीट पर बंधा हुआ नीलम को देखकर चौंके बगैर ना रह सका। फिर उसने तारक की तरफ देखा। उसके जिस्म पर सेकंड लेफ्टिनेंट की वर्दी देखकर उसका एक हाथ बेइख्तियार सैल्यूट के लिए उठ गया। इस चेक पोस्ट का इंचार्ज कौन है? तारक ने रोबदार लहजे में पूछा। सेकंड लेफ्टिनेंट बूझ कुमार। वो इस वक्त अपने खेमे में हैं सर, लेकिन आपके चेहरे पर खून, क्या आप जख्मी हैं सर? फौजी ने कहा। चेहरे पर मामूली सी खराशें हैं। तारक ने जीप से उतरते हुए कहा, मुझे अपने अफीसर के पास ले चलो। उसने नीलम को भी खोलकर नीचे उतार लिया था। बल्बों की तेज रोशनी में नीलम के जिस्म के बरना हिस्से कुंदन की तरह चमक रहे थे। आसपास खड़े हुए फौजियों की भूखी नजरें उस पर जमी हुई थी। तारक नीलम को धक्के देता वो उस खेमे की तरफ ले गया जिस तरफ फौजी ने इशारा किया था। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। चेक पोस्ट पर मुतय्यन फौजी उस जीप को देखकर मुतमईन हो गए थे। मोर्चे में मशीन गन पर बैठा हुआ फौजी भी उठकर किसी तरफ चला गया था, जबकि दूसरे फौजियों ने भी अपनी राइफलें कंधों से लटका ली थी या एक तरफ रखती थी। खेमे तक पहुंचते हुए तारक सूरत-ए-हाल का अच्छी तरह जायजा ले चुका था। जब वो खेमे में दाखिल हुए तो चेक पोस्ट का इंचार्ज अपने 2 जूनियर मातहतों के साथ बैठा शराब की चुस्कियां लेते हुए अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। तारक और उसके साथ एक नीम बरना औरत को देखकर वो चौंक गया। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट करण सिंह हूँ। तारक ने उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर बोलते हुए कहा, मेरा ताल्लुक जम्मू की डोगरा यूनिट से है। मैं अपने 2 साथियों के हमरा पेट्रोलिंग पर था। हम रास्ता भटक गए। यहाँ से 4 मील दूर अचानक ही कश्मीरी दहशत गर्दों के एक गिरोह ने हम पर हमला कर दिया, जिससे मेरे दोनों मातहत हलाक हो गए। हमलावर दहशत गर्द अगरचे भागने में कामयाब हो गए, मगर उनकी ये साथी मेरे हाथ लग गई। बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया है। मेरे लिए जम्मू वापस पहुंचना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैं कैदी को लेकर यहाँ आ गया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने लेफ्टिनेंट करण सिंह, बूझ कुमार ने कहा। नीलम को नीम बरना हालत में देखकर उसकी आंखों में खबस की चमक उभर आई थी। इस जैसे कैदी की तो हमें शदीद जरूरत थी। उसने आगे बढ़कर नीलम को दोनों बाहों से पकड़ लिया। उसकी अवज भरी नजरें नीलम के जिस्म के बरना हिस्सों पर रेंग रही थी। बहुत जानदार चीज लाए हो करण सिंह। आज रात हम जश्न मनाएंगे और इस जश्न में तुम भी शरीक होगे। इस चेक पोस्ट पर कितने आदमी है भूज कुमार? तारक ने पूछा। 10। भूज कुमार ने जवाब दिया। वो सब के सब कई रोज से प्यासे हैं। आज उनकी भी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन पहले मैं। हम दोनों, तारक ने मुस्कुराते हुए कहा। मजा आ जाएगा। ठीक है, हम दोनों, भूज कुमार ने कहा।
फिर अपने दोनों मातहतों से मुखातिब हुआ, तुम दोनों बाहर जाओ और अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। भोज कुमार के दोनों मातहत खेमे से निकल गए। तारिक ने खेमे के दरवाजे का पर्दा बराबर कर दिया। भोज कुमार नीलम के जिस्म को इस तरह टटोल रहा था जैसे कसाई बकरे को टटोलता है। खेमे में एक तरह पाइप का सुप्रींगो वाला सिंगल बेड बिछा हुआ था। भोज कुमार ने नीलम को पकड़कर पलंग पर फेंक दिया। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। भोज कुमार कहका लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। इसी दौरान में नीलम पलंग से उठ गई। भोज कुमार ने उसे दबोच लिया। छोड़ दो मुझे कमीने जलील, नीलम चीख रही थी। तारिक चलने में अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता भोज कुमार की तरफ बढ़ने लगा। नीलम की अब तक की चीखों पुकार ये तासर देने के लिए काफी थी कि उसके साथ ज्यादती हो रही थी। तारिक ने आगे बढ़कर अचानक ही भोज कुमार को गर्दन से दबोच लिया। भोज कुमार इस सूरत-ए-हाल से गड़बड़ा गया। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर तारिक की गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती चली गई। नीलम एक तरफ खड़ी देख रही थी। चंद सेकंड बाद ही भोज कुमार की जबान लटक गई, आंखें हल्कों से उबल पड़ी। तारिक ने एक जोरदार झटका दिया, कड़क की हल्की सी आवाज उभरी। भोज कुमार की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। तारिक ने उसे मजीद कुछ देर दबोचे रखा, फिर पलंग पर फेंक दिया। खेमे में भोज कुमार के जाती सामान के अलावा चंद मशीन गन्ने और एमुनिशन की 3 पेटियां भी रखी हुई थी। 2 पेटियों में सब मशीन गनों के मैगजीन थे और एक में हैंड ग्रेनेड भरे हुए थे। तारिक ने जैकेट की दोनों जेबों में 2-2 हैंड ग्रेनेड ठोंस लिए और एक सब मशीन गन उठा ली। इसी दौरान नीलम भी एक सब मशीन गन उठा चुकी थी। तारिक ने खेमे के पर्दे से झांक कर देखा, कुछ फौजी एक जगह पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 2 सड़क पर बैरियर के करीब खड़े थे। तारिक ने नीलम को इशारा किया। वो खेमे से निकलकर रेंगते हुए पिछली तरफ चले गए। दूसरे खेमे के ऊपर से घूमकर तारिक उस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था जहां रेत की बोरियों से बने हुए मोर्चे में भारी मशीन गन नस्ब थी। नीलम भी सब मशीन गन संभाले उसके साथ साथ रेंग रही थी। वो भी मोर्चे से 5 गज दूर थी कि एक फौजी ने नीलम को देख लिया। उसके साथ ही वो चीख उठा, अरे वो भाग रही है, पकड़ो उसे। इससे पहले कि दूसरे फौजी कुछ समझ सकते, तारिक और नीलम ने फायर खोल दिया। खामोश फजा फायरिंग की खौफनाक आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही चंद चीखें भी सुनाई दी। 2-3 फौजियों को संभलने का मौका मिल गया, उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। तारिक ने हैवी मशीन गन की तरफ छलांग लगा दी और फिर दूसरे हील में मशीन गन बिजली की तरह कड़कने लगी। तारिक मशीन गन को दाएं बाएं हरकत देते हुए फायर कर रहा था। मशीन गन का बेल्ट बड़ी तेजी से चल रहा था। इसी दौरान नीलम भी उसके करीब पहुंच गई। नीलम ने तारिक की जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और दांतों से उसकी पिन खींची और हैंड ग्रेनेड पूरी कुव्वत से उस तरफ उछाल दिया जहां से उन पर फायरिंग हो रही थी। कान फाड़ देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ और फायरिंग करने वालों के पर खचे उड़ गए। तारिक ने एक हैंड ग्रेनेड खेमे की तरफ उछाल दिया। दूसरे खेमे में गालिबन असला बारूद भरा हुआ था। पैदर पे धमाके होने लगे। तारिक नीलम रेत की बोरियों के पीछे दुबके रहे। आखिरकार धमाके बदतदरीज कम होने लगे। नीलम भागो जीप की तरफ, वो अभी तक महफूज है, तारिक ने कहा और फिर वो दोनों मोर्चे से निकलकर जीप की तरफ दौड़े। जीप सड़क के किनारे पर खड़ी थी। उससे आगे चट्टान नुमा एक बहुत बड़ा पत्थर था। जीप और खेमों के दरमियान अगर वो पत्थर ना होता तो जीप तबाह हो चुकी होती। तारिक ने स्टीयरिंग के सामने बैठते इंजन स्टार्ट कर दिया। नीलम भी उछलकर अगली सीट पर बैठ गई और जीप एक जोरदार झटके से आगे बढ़ गई। बैरियर से कई गज आगे जाने के बाद नीलम ने पीछे मुड़कर देखा। कैंप में आग के शोले बुलंद हो रहे थे और इक्का दुक्का अब धमाके भी हो रहे थे। मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, सब के सब खत्म हो गए। नीलम ने कैंप से उठते हुए शोलों की तरफ देखते हुए कहा, इन खूनाशाम बेड़ियों को खत्म होना ही चाहिए था। तारिक ने कहते हुए नीलम की तरफ देखा। खेमे में लेफ्टिनेंट भोज कुमार से दींगा मुश्ती में नीलम की कमीज कुछ और फट गई थी। वो ओपन शर्ट की तरह सामने से बिल्कुल खुली हुई थी और उसका सीना और पेट बिल्कुल बरहना हो रहा था, मगर नीलम को शायद अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था। डैशबोर्ड की मदम सी रोशनी में तारिक चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर एकदम संभल गया। तुम पिछली सीट पर जाकर यूनिफॉर्म पहन लो, तुम्हारी कमीज तो बिल्कुल फट चुकी है, मेरा ख्याल है अब इसे उतार ही दो, उसने कहा। नीलम को यकायक अपनी बरहनगी का एहसास हुआ। उसने फटी हुई कमीज के दोनों पलवों को समेटा और पिछली सीट पर आ गई। भारतीय फौजी वर्दी सीट के नीचे मौजूद थी। उसने वर्दी निकाली और सीट पर बैठे बैठे पहनने लगी। चंद सेकंड बाद वो दोबारा अगली सीट पर आ गई। ये धमाके आसपास भी सुने गए होंगे। ऐन मुमकिन है कि फौज का कोई दस्ता सूरत-ए-हाल जानने के लिए रवाना हो चुका हो। ऐसी सूरत में शहर की तरफ सफर जारी रखना खतरे से खाली नहीं है। मेरा ख्याल है हमें शहर से पहलू बचाकर निकल जाना चाहिए, तारिक ने कहा। अगर इन पहाड़ों में रास्ता भटक गया तो? नीलम ने खदशा जाहिर किया। ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर रास्ता कहीं ना कहीं जरूर जाता है। हर रास्ते की एक मंजिल जरूर होती है, तारिक बोला। और वो मंजिल ख्वाह मौत का भयानक जबड़ा ही क्यों ना हो, नीलम ने गहरा सांस लेते हुए कहा। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि मुजाहिदीन हमें भारतीय फौजी समझकर हम पर हमला ना कर दें। अगर भारतीय फौजियों ने भी इस जीप की तलाश शुरू कर दी तो हमारे लिए दोनों तरफ से खतरा होगा। इसलिए मुनासिब यही है कि हम जल्द से जल्द इस जीप से निजात हासिल कर लें।
इस जीप से तो हम उस वक्त तक फायदा उठाएंगे जब तक इसकी टैंकी में तेल का एक कतरा भी मौजूद है, और मेरे ख्याल में इसमें अभी इतना तेल मौजूद है कि हम 60-70 मील का फासला तय कर सकें। तारक ने कहा। वो देखो, नशेब में दाईं तरफ। नीलम ने खास ही इशारा किया। तारक ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। वो 2 गाड़ियों के हेडलैंप्स की रोशनियां थी। तारक को समझने में देर ना लगी कि वो फौजी ट्रक थे जो चट्टानों में बल खाती हुई सड़क पर इसी तरफ आ रहे थे। उसने फौरन जीप के हेडलैंप्स बुझा दी और रफ्तार कम करके मुतजस्सिस निगाहों से दाएं बाएं देखने लगा। बाईं तरफ चट्टानों में उसे एक तंग सा रास्ता नजर आ गया। उसने जीप को उस रास्ते पर मोड़ दिया और तकरीबन 20 गज आगे जाकर एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे जीप रोक दी और नीलम को इशारा करते हुए अपनी सब मशीन गन संभाले नीचे कूद गया। नीलम ने भी गन उठाकर जीप से छलांग लगा दी। उस तरफ मेरे साथ आओ, तारक ने कहा। वो दोनों तारीकी में बड़े बड़े पत्थरों में चकराते हुए जीप से तकरीबन 20 गज दूर एक चट्टान पर ऐसी जगह बैठ गए जहाँ से जीप भी उनकी नजरों में थी और सड़क से आने वाला वो तंग सा रास्ता भी। वैसे तारक को यकीन था कि सड़क पर से गुजरते हुए जीप को नहीं देखा जा सकता। वो दोनों उन मुतहर्रिक रोशनियों को देखने लगे जो लम्हा बलम्हा करीब पहुंच रही थी। फजा में गुर्र गुर्र की आवाज बदस्तूर सुनाई दे रही थी। आवाज खासी भारी थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ट्रक ही थे। तकरीबन 10 मिनट बाद 2 फौजी ट्रक उनके सामने सड़क पर से गुजर गए। दोनों ट्रकों पर आगे भारी मशीन गनें नस्ब थी। फौजियों की तादाद का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। दोनों ट्रक जब तकरीबन 100 गज आगे निकलकर एक मोड़ पर निगाहों से ओझल हो गए तो वो दोनों चट्टान से उतरकर जीप पर आ गए और चंद सेकंड बाद जीप एक बार फिर सड़क पर दौड़ रही थी। अब नशे में शहर की रोशनियां नजर आ रही थी, लेकिन उस तरफ जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार तारक ने जीप का रुख दाईं तरफ एक कच्चे रास्ते की तरफ घुमा दिया। ये रास्ता उधमपुर के ऊपर से घूमता हुआ दोबारा चीरन की तरफ जाने वाली सड़क से मिल गया था। इस रुख अगरचे कई मील का चक्कर पड़ गया था, लेकिन वो खतरे से महफूज थे। चीनन नामी छोटे से शहर को भी उन्होंने इस तरह पीछे छोड़ दिया। अब उनका रुख दरियाए चनाब की तरफ था। अभी उन्होंने चीनन से चंद ही मील का फासला तय किया था कि जीप का इंजन खांसने लगा। तारक गियर बदल बदल कर इंजन को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। फ्यूल बताने वाली सुई 0 पर साकत हो चुकी थी। जीप की रफ्तार खुद ब खुद कम होती चली गई और आखिरकार वो रुक गई। क्या हुआ? नीलम ने पूछा। पेट्रोल खत्म हो गया, तारक ने जवाब दिया। अब क्या होगा? नीलम के लहजे में तशवीश थी। पैदल मार्च, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तारक ने कहा। मेरा ख्याल है दरियाए चनाब का पुल चंद मील से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम दरिया तक जाएं तो डोडा तक पहुंचने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला रास्ते का तय्युन है। तारक ने कहा। क्यों ना इसी रास्ते पर चलते रहें? नीलम ने मशवरा दिया। ठीक है, चलो, तारक ने जवाब दिया। उन दोनों ने अपनी अपनी सब मशीन गनें उठाकर कंधों पर लटकाई और जीप से उतरकर आगे चलने लगे। तारक की जेब में 2 अदद हैंड ग्रेनेड थे जिन्हें उसने बड़ी एहतियात से संभाल रखा था। तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद नीलम खांप गई। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलना उसके लिए खासा तकलीफदेह था। कंधे पर लटकी हुई सब मशीन गन भी अब उसे बोझ महसूस हो रही थी। तारक ने गन लेकर अपने कंधे पर लटकाई और उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। तकरीबन 2 फरलांग का फासला और तय हो गया। अब नीलम के लिए एक कदम उठाना भी महाल हो रहा था। वो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। आखिरकार वो एक जगह ढेर हो गई। तारक भी उसके करीब बैठकर चारों जानिब देखने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। वो कोई बहुत ही मदम सी रोशनी थी जो नशेब में नजर आ रही थी। नीलम, वो देखो, नशेब में रोशनी नजर आ रही है। मेरा ख्याल है वो किसी काश्तकार का मकान है। हिम्मत से काम लो, वहां पहुंचकर हमें महफूज जगह मिल सकती है, तारक ने कहा। नीलम ने गर्दन उठाकर देखा। टिमटिमाती हुई रोशनी खासी दूर नजर आ रही थी। अब उसे एक कदम भी नहीं उठाया जाएगा। नीलम ने कराते हुए जवाब दिया। जरा रुक जाओ, मुझे दम लेने दो। अगर कहो तो मैं तुम्हें कंधे पर उठा लूं, तारक बोला। नहीं, बस चंद मिनट रुक जाओ, नीलम ने कहा। 10 मिनट गुजर गए। नीलम का सांस अब कदरे मामूल पर आ चुका था। तारक ने उसे सहारा देकर उठाया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। फजा में एक मखसूस भीनी भीनी सी महक रची हुई थी। ये धान के पौधों की खुशबू थी। रियासत में कहीं कहीं धान भी काश्त होता था। इस मौसम में आसपास की फजा में मशहूर कुन महक रची रहती थी। वो नशे में पहुंच गए। रोशनी अब तकरीबन 100 गज के फासले पर रह गई थी। नीलम एक बार फिर लड़खड़ाने लगी। तारक उसे सहारा देकर तकरीबन घसीटता हुआ ले जा रहा था। हिम्मत करो नीलम, अब ज्यादा फासला नहीं रह गया। वो देखो, रोशनी बिल्कुल करीब नजर आ रही है। तारक ने उसे हौसला दिया। तुम चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो प्लीज, नीलम कराही। तारक रुक गया। चंद मिनट बाद वो फिर नीलम को घसीटने लगा। रोशनी अब सिर्फ 20 गज के फासले पर रह गई थी। तारक रुक गया। नीलम नीचे गिरकर हाँपने लगी। उसके मुंह से कफ बह रहा था। तारक सीधा होकर रोशनी की तरफ देखने लगा। वो किसी मकान की खिड़की थी जिसमें से रोशनी नजर आ रही थी। उसने गौर से देखा तो तारीकी में 2 मकानों के हिवले नजर आए। एक मकान तो वही था जिसकी खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी और दूसरा मकान उससे तकरीबन 20 गज के फासले पर था। तारक नीलम के करीब बैठ गया। 10 मिनट गुजर गए। नीलम अब चलने के काबिल हो गई थी। तारक ने उसे सहारा देकर उठाया और उसका हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता मकान की तरफ चलने लगा।
इस तरह आगे बढ़ना अगरचे खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन नीलम की हालत देखते हुए उसने सारी एहतियातों को बालाए ताक रख दिया। अभी उन्होंने चंद कदम का फासला ही तय किया था कि बैक वक्त दाएं और बाएं तरफ से आहट सुनाई दी। तारिक ने दाईं तरफ देखा, उसी लम्हे खौफनाक हुर्राहट उसकी समाज से टकराई। अपने हाथ ऊपर उठा लो और अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना छिलनी कर दिए जाओगे। तुम चारों तरफ से घेरे में हो। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, जबकि तारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसने गर्दन घुमाकर दाएं और बाएं और पीछे देखा। 3 आदमी दाईं तरफ थे, 3 बाएं और 2 पीछे। उन सब के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थी, जिनका रुख उन्हीं की तरफ था। सबके चेहरों पर डांटे बंधे हुए थे। पीछे खड़े हुए 2 आदमियों में से एक ने टार्च रोशन कर ली और फिर उन सब के जिस्मों पर भारतीय फौज की वर्दियां देकर सबके होंठों से सीटियां निकल गई। ओह, तो तुम लोगों को इतला मिल चुकी है, लेकिन फिक्र मत करो, हम निमट लेंगे। दाईं तरफ से एक आदमी ने कहा, फिर अपने किसी साथी से मुखातिब होते हुए बोला, शमरोद, इनके कंधों से राइफलें उतार लो और इन्हें अंदर ले चलो। इनसे ये पूछना है कि इनके दूसरे साथी कहाँ हैं और कितनी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। पीछे खड़े हुए शमरोद ने उनके कंधों से सब मशीन गन्ने उतार ली। उसके साथ ही उसने तारिक को कूले पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। तारिक बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। वो लोग उन्हें राइफलों की जद पर लिए मकान के एक कमरे में आ गए। ये वही कमरा था जिसकी खिड़की से रोशनी देखकर वो इस तरफ आए थे। खिड़की में एक लालटेन टंगी हुई थी। रोशनी में नीलम को देखते ही वो लोग बुरी तरह चौंक गए। नीलम की टोपी रास्ते में कहीं गिर गई थी और उसके स्याह रेशमी बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। ओह, एक आदमी ने कहा, तो तुम लोग औरतों को भी मैदान जंग में ले आए हो। हम वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। तारिक ने कहा, अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा कि तुम लोग कौन हो। शमरोद, इन्हें दूसरे कमरे में ले चलो, उस आदमी ने कहा। वो गालिबन उनका लीडर था और तारिक को ये समझने में देर ना लगी कि वो मुजाहिदीन थे। वो लोग उन्हें धकेलते हुए दूसरे कमरे में ले आए। अब तक जो लोग तारिक के सामने आए थे उनकी तादाद 10 थी और उनमें से किसी ने भी अभी तक अपना चेहरा बेनकाब नहीं किया था। सबके चेहरों पर मफरल या रुमाल बंधे हुए थे, सिर्फ आंखें बरहना थी। 7 आदमी पहले कमरे में रह गए, जबकि 3 उनके साथ दूसरे कमरे में आ गए। उनमें एक तो वही था जिसे शमरोज के नाम से पुकारा गया था। दूसरा वो जो अब तक अहकामात जारी करता रहा था। वही मुजाहिदीन की उस पार्टी का लीडर था। उसे अब तक सिर्फ एक मरतबा गोहर अली के नाम से मुखातिब किया गया था। वो तीनों ने ऑटोमेटिक राइफलों की जद पर लिए हुए थे। ये कमरा 10 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा था। उसमें सिर्फ एक रोशनदान के अलावा कोई खिड़की या दरवाजा वगैरह नहीं था। सिर्फ एक वही दरवाजा था जो 7 वाले कमरे में खुलता था। ये मकान मुकम्मल तौर पर लकड़ी का बना हुआ था। इसका फर्श भी लकड़ी का था। फर्श पर 1 फुट चौड़े और 3-3 फुट लंबे तख्ते जुड़े हुए थे। बाज तख्ते टूट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जगह पर जमे हुए थे। क्या तुम लोग शराफत से बताना पसंद करोगे या उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? पार्टी के लीडर गोहर ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। आखिर में उसकी नजरें तारिक के चेहरे पर जम गई थी। मैंने पहले भी कहा था हम वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, तारिक ने जवाब दिया। तो फिर बताओ तुम लोग कौन हो? गोहर ने उसे घूरा। मेरा नाम तारिक सईद है, मैं बाग का रहने वाला हूँ और मेरा ताल्लुक लिबरेशन फ्रंट से है। अगर तुम्हारी पार्टी का ताल्लुक भी लिबरेशन फ्रंट से है तो तुम बाबा रहमान से इसकी तस्दीक कर सकते हो। अगर लिबरेशन फ्रंट के अलावा किसी और तंजीम से ताल्लुक रखते हो तो भी मेरे बयान की तस्दीक हो सकती है। तमाम तंजीमों का मकसद एक ही है, कश्मीर की आज़ादी, तारिक ने कहा। क्या नाम बताया तुमने? उसने तारिक के चेहरे पर नजरें जमा दी। तारिक सईद, तारिक ने जवाब दिया। मेरा ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है, लेकिन दूसरी तंजीमों से भी हमारा राब्ता है और हम एक दूसरे के बारे में मालूमात भी रखते हैं। मगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तारिक नामी एक नौजवान को लिबरेशन फ्रंट ने एक अहम मिशन पर दिल्ली भेजा था। उसके साथ एक और नौजवान भी था। मैं इस वक्त उसका नाम भूल रहा हूँ। इस बात को तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं। वो दोनों दिल्ली पहुंचने के चंद रोज बाद गिरफ्तार हो गए थे। उसका नाम सलीम था, तारिक ने जवाब दिया। हम 4 साल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद रहे थे। फिर फरार की कोशिश में मेरा दोस्त सलीम शहीद हो गया और मैं दिल्ली में मौजूद लिबरेशन फ्रंट के साथियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा। फिर मुझे श्रीनगर पहुंचने के लिए कहा गया। जिस रोज हम दिल्ली से फरार हुए उसी रोज फ्रंट के दिल्ली के खुफिया अड्डे पर छापा पड़ा और हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए। मैं कुछ हमदर्दों की मदद से अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान की सरहद अबूर करने में कामयाब हो गया। 3-4 रोज पहले हम जम्मू पहुंचे थे। जम्मू से चंद मील दूर एक छोटी सी बस्ती है। ठीक है, चलो मान लिया कि तुम तारिक सईद हो, लेकिन ये औरत कौन है और भारतीय फौज की ये वर्दी? गौर ने उसकी बात काटते हुए कहा। वही बताने जा रहा हूँ, तारिक ने कहा और जम्मू से रवानगी से लेकर अब तक के वाकयात की तफसील बता दी। ओह, तो वो चौकी तुम दोनों ने उड़ाई है? गोहर चौंक गया। हाँ, तारिक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। हमारे चंद साथी यहाँ आने वाले हैं। हमें दरअसल उन्हीं का इंतजार था। आने वाली पार्टी में 2 नौजवान ऐसे भी हैं जो 5 साल पहले लिबरेशन फ्रंट में थे। अगर उन्होंने तुम्हें शिनाख्त कर लिया तो हम तुमसे अपने रवैये की माफी मांग लेंगे। बसूरत दीगर तुम अपने अंजाम का तस्वुर भी नहीं कर सकोगे और उस वक्त तक तुम दोनों को इस कमरे में रहना होगा। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है, तारिक ने कहा, लेकिन क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख और थकन से मेरी साथी की हालत बहुत बुरी है।
इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। गोहर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा, बहरहाल देखता हूँ इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। वो तीनों कमरे से निकल गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। नीलम दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी थकन से वाकई हालत गैर हो रही थी। थकन का गलबा ज्यादा था। चंद सेकंड बाद ही उसकी आंखें बंद होने लगी। तारिक भी उसके करीब ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हो गए। उनमें से एक तो शमरोज था जिसने राइफल संभाल रखी थी और दूसरे ने उबले हुए चावलों से भरा हुआ एक तश्त उठा रखा था। उसके साथ 2 प्लेटें और एक प्याले में शोरबा सा था। जल्दी में ये चावल उबाल दिए हैं और ये रात के खाने से बचा हुआ थोड़ा सा शोरबा था, इससे गुजारा कर लो, शमरोज ने कहा। तारिक ने नीलम को झुंझोड़ कर उठाया। शमरोज के साथ ही पानी का जग भी दे गया था। उन दोनों के बाहर जाने के बाद तारिक और नीलम ने चावल खाए। शोरबा अगरचे बहुत ही बदमजा था, लेकिन उन्होंने कल सुबह नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। इस वक्त ये उबले हुए चावल और बदमजा शोरबा भी नहायत अच्छा लग रहा था। मजीद आधा घंटा गुजर गया और फिर दूसरे कमरे में बातों और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। 6 मिनट बाद दरवाजा खुला और 3-4 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें एक शमरोज था, दूसरा गोहर और बाकी 2 की आंखों से तारिक ने अंदाजा लगा लिया कि वो अजनबी थे। उन सब के चेहरे अब भी नकाबों में छुपे हुए थे। इसे पहचानते हो गुलरेज, गोर ने अपने साथ आने वाले एक नकाब पोश से कहा। उसका इशारा तारक की तरफ था। अरे तारक! गुलरेज उसे देखते ही उछल पड़ा। तुमने अगरचे दाढ़ी रख लिया, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो सुना था कि तुम दिल्ली में पकड़े गए थे और तुम्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। किसी जेल की दीवारें मुजाहिदीन को महसूर नहीं रख सकती, तारक ने जवाब दिया। उसके मुंह से इत्मीनान का सांस निकल गया। गुलरेज का नाम अगरचे उसके लिए जाना पहचाना था, मगर वो उसका चेहरा अभी तक देख नहीं सका था। गुलरेज ने चेहरे पर लिपटा हुआ रुमाल हटा दिया। तारिक ने उसे फौरन ही पहचान लिया। वो लिबरेशन फ्रंट में उसके साथ रह चुका था और दोनों भारतीय फौजियों के खिलाफ कई कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके थे। गुलरेज दोनों बाहें फैलाकर आगे बढ़ा और तारक उससे लिपट गया। गोहर और उसके साथियों ने भी अब चेहरों से नकाब उतार दिए और वो सब बारी बारी तारिक से मुआनका करने लगे। गोहर उस पार्टी का इंचार्ज था। उसकी उम्र 20-21 साल से ज्यादा नहीं थी। पार्टी के दूसरे लड़के भी उस कमरे में आ गए। अब उनकी मजमूई तादाद 18 थी और उनमें कोई भी 20-21 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था। ये सब कश्मीरी मुजाहिदीन थे जो अपने वतन की आज़ादी के लिए सरों पर कफन बांधकर मैदान में निकल आए थे। ये उनके खेलने और पढ़ने के दिन थे, लेकिन उन्होंने कंधों पर राइफलों और मशीन गनों का बोझ उठा रखा था। उन्होंने किसी मिलिट्री एकेडमी से तरबियत हासिल नहीं की थी, किसी जनरल ने उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने वादी कश्मीर में भारतीय फौजियों का नाटका बंद कर रखा था। ये सरबीरे 9 उम्र लड़के भारतीय फौजी काफिलों पर या चौकियों पर बिजली बनकर गिरते और कहर बनकर उन्हें तबाह और बर्बाद करते हुए निकल जाते। वो लोग कुछ देर तक तारिक से उसके बारे में पूछते रहे। तारिक ने उनसे कोई बात नहीं छुपाई। अब कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं थी। जब तारिक ने बताया कि उधमपुर के करीब फौजी चौकी उसने और नीलम ने तबाह की थी, तो गुलरेज उछल पड़ा। हैरत अंगेज, वो बोला, ये 1 या 2 आदमियों का काम नहीं था। उस चौकी पर 10-12 फौजी थे जो सब के सब खत्म हो गए और गोला बारूद का बहुत बड़ा जखीरा तबाह हो गया। भारतीय फौजियों का ख्याल है कि मुजाहिदीन की किसी बहुत बड़ी पार्टी ने उस चौकी पर छापा मारा था। वो आसपास के इलाके में मुजाहिदीन को तलाश कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमने जम्मू की एक नवाई बस्ती में चंद भारतीय फौजियों को हलाक करके ये वर्दियां और जीप हासिल की थी, तारिक ने बताया। ओह, तो वो जीप तुम्हारी थी? गुलरेज बोला। कौन सी जीप? गोर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। यहाँ से चंद मील दूर हमें एक जीप खड़ी हुई मिली थी और हम ये समझे थे कि भारतीय फौजी आसपास कहीं मौजूद है। हम पहले तो गात लगाए बैठे रहे, फिर जीप पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये जीप किसी तरह भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार हमने उसे एक गहरे खड्ड में धकेल दिया ताकि भारतीय फौजी भी उसे इस्तेमाल ना कर सके, गुलरेज ने कहा। जीप में पेट्रोल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से हमने उसे छोड़ दिया, तारिक ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? कोई खास मुहिम? गुलरेज और गोहर ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर गोहर ने कहा, डोडा में भारतीय फौज ने एक नई चौकी कायम की है जहाँ गोला बारूद की बहुत बड़ी मिकदार जमा की गई है। उस इलाके का मरकजी असला डिपो बनाया गया है जहाँ से कुर्बो जवार की चौकियों और फौज की गश्ती पार्टियों को असला सप्लाई किया जाता है। आज हम उस असला डिपो पर रेड करने वाले हैं। किस वक्त? तारिक ने पूछा। सुबह 4 बजे, गोहर ने बताया। हमें गुलरेज और उसके साथियों का इंतजार था। कुछ देर बाद हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। क्या मुझे इस मुहिम में शरीक होने की इजाजत दी जा सकती है? तारिक ने कहा। हमें खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी ये साथी, गोहर ने नीलम की तरफ देखा। इसे औरत जानकर कमजोर मत समझो, तारिक ने कहा। उधमपुर वाली चौकी तबाह करने में नीलम ने बड़ी जहानत और दलेरी का मुजाहरा किया है। वैसे भी मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसे मेरे साथ ही श्रीनगर पहुंचना है। ठीक है, तुम अपनी जिम्मेदारी पर इसे साथ ले सकते हो, गोहर ने जवाब दिया। शुक्रिया, लेकिन हमारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा, गोहर ने उसकी बात काट दी। चंद मिनट बाद उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया गया। नीलम के लिए भी मर्दाना जोड़ा फराम कर दिया गया। फिर गोहर अपने 2 साथियों के साथ उस कमरे में एक जगह फर्श के तख्ते को उधेड़ने लगा। 3 तख्ते उधेड़े गए। इस तरह 3 मुरब्बा फुट का खलासा बन गया।
तख्तों के नीचे जमीन पर इतनी ही लंबी चौड़ी सीमेंट की एक सिल थी, जिसे बड़ी एहतियात से उठाकर एक तरफ रख दिया गया। उसके नीचे तय खाना था। गौहर के इशारे पर 2 आदमी तय खाने में उतर गए। कुछ ही देर बाद कमरे में असले का ढेर लग गया। ये असला उस तय खाने से निकाला गया था। उनमें 4 रॉकेट लॉन्चर, मुतअद्दिद रॉकेट, हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक राइफलों और सब मशीन गनों के कई मैगजीन थे, जिन्हें पार्टी के आदमियों में तकसीम कर दिया गया। तारक और नीलम को भी एक सब मशीन गन, फाजिल मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड दे दिए गए। नीलम अब पहले की तरह चाकू चौबंद नजर आ रही थी। पेट भरकर खाने और 2-2.5 घंटों के आराम से उसे बहुत सहारा मिला था। गौरी उस छापामार पार्टी का लीडर था। उसे सबको हमले का मंसूबा समझाया और फिर सब लोग 2-2, 3-3 की टोलियों में मकान से निकलने लगे। उस वक्त रात के 3 बजे थे और उनका रुख दरियाए चिनाब की तरफ था। तकरीबन 20 मील का फासला तय करके वो दरिया के किनारे पर पहुंच गए। पुल वहां से बाईं तरफ तकरीबन 1.5 कोस के फासले पर था। जाहिर है वो पुल की तरफ जाने की हमाकत नहीं कर सकते थे। उन्हें यहीं से दरिया पार करना था। दरिया के दूसरे किनारे पर डोडा शहर आबाद था। दरिया का किनारा खासा ढुलवान था। वो बड़ी एहतियात से एक एक करके ढुलान पर उतरने लगे। पहाड़ों पर बर्फ जमी होने की वजह से दरिया में पानी ज्यादा नहीं था। वो पत्थरों पर से होते हुए चलते रहे। कहीं कहीं उन्हें पिंडली तक पानी में चलना पड़ा। बस में एक जगह पानी कमर तक गहरा था और यहाँ बहाव भी तेज था। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर कितार में चलते रहे। कितार में शमरोज सबसे आगे था। दूसरे किनारे की ढुलान पर वो रुक गए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे। गौहर ने एक पत्थर की आड़ में खड़े होकर पेंसिल टार्च रोशन कर ली और दरिया की बालाई समत रुख करके रोशनी के सिग्नल देने लगा। चंद सेकंड बाद दूसरी तरफ से भी रोशनी के सिग्नल दिए जाने लगे। आओ, गौहर ने टार्च बुझाकर जेब में डाल दी। वो सब गौहर के पीछे उस तरफ चलने लगे जहाँ से रोशनी के सिग्नल दिए गए थे। 5 मिनट में उस जगह पहुंच गए। एक बड़े पत्थर की आड़ में एक नकाब पोश मुजाहिद उनका मुंतजिर था। क्या पोजीशन है अयूब? गौहर ने सरगोशियाना लहजे में पूछा। शहर में दाखिले के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी है। असला डिपो और कैंप शहर के बाईं तरफ पहाड़ी के दामन में है। हम दरिया के किनारे के साथ साथ चलते हुए पिछली तरफ से पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं, लेकिन उस तरफ भी पेट्रोलिंग होती रहती है। हमें मोहतात रहना पड़ेगा, अयूब ने जवाब दिया। वो लोग दरिया से निकलकर किनारे पर आ गए और अयूब की रहनुमाई में चलने लगे। उन्हें तकरीबन 1.5 मील का फासला तय करना पड़ा। आखिरकार वो उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए जिसके दामन में फौजी कैंप था। उससे आगे शहर फैला हुआ था। पहाड़ी पर भी कहीं कहीं रोशनियां नजर आ रही थी। ये कश्मीरियों के मकानात थे जिन्हें फौज ने खाली करवा के अपने कब्जे में ले रखा था। पहाड़ी ज्यादा बुलंद नहीं थी। अयूब की इतला के मुताबिक इस पहाड़ी के पिछली तरफ भी गश्त होता था, लेकिन गौर को यकीन था कि पहाड़ी के ऊपर भी कोई ना कोई चौकी जरूर होगी। वो लोग पहाड़ी की पुष्ट पर पहुंच गए। कुछ देर बाद पथरीले रास्ते पर बारीक कदमों की आवाज सुनाई दी। वो लोग तारीकी में डूब के उस सम देखते रहे जिस सम से आवाजें आ रही थी। चंद मिनट बाद 4 फौजी बातें करते हुए उनके सामने से तकरीबन 10 गज के फासले से गुजर गए। उनमें से 2 सिगरेट के कश लगा रहे थे। चलो, गौहर ने सरगोशी करते हुए कहा। वो सब पहाड़ी की बुलंदी की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चलने लगे। ये पहाड़ी 500 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। गौहर का ये अंदाजा दुरुस्त निकला कि पहाड़ी की चोटी पर भी एक निगरान चौकी मौजूद थी। चोटी पर बहुत बड़ी हमवार जगह थी जहाँ ये चौकी कायम की गई थी। एक तरफ लकड़ी के 2 छोटे कमरे भी बने हुए थे, जबकि एक जगह रेत की बोरियां रखकर मोर्चा सा बना दिया गया था और वहाँ 2 भारी मशीन गनें नस्ब थी। दोनों मशीन गनों पर गनमैन बैठे हुए थे और 2 मुहाफिज कंधों पर सब मशीन गनें लटकाए टहल रहे थे। पहाड़ी पर चढ़ते हुए गौर के एक साथी के पैर के नीचे से पत्थर निकल गया और पुरशोर आवाज से ढुलान पर लुढ़कने लगा। कौन है वहां? रुक जाओ! फजा में एक मुहाफिज की आवाज गूंजी। गौर के 2 आदमी मुहाफिजों की नजर में आ गए थे। मुहाफिजों ने फायरिंग शुरू कर दी।
हैं।